सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, श्याम बेनेगल जी पर केंद्रित इस एकाग्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज इस समर्पित मशहूर फिल्मकार पर बातचीत करने के लिए एक चर्चित और जुझारू अभिनेता हमारे साथ हैं, यशपाल शर्मा जी। आप सभी की ओर से यशपाल शर्मा जी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, एक अभिनेता की नजर में एक फिल्म निर्देशक कैसा होता है, आज इस पर बात होगी। यशपाल शर्मा श्याम बेनेगल जी को किस रूप में देखते हैं, इस पर बात होगी। श्याम बेनेगल जी की परवर्ती 3 फिल्मों के साथ यशपाल शर्मा जी जुड़े हुए हैं, इस पर बातचीत होगी। और इस बहाने भारतीय फिल्मों की जो अपनी देशजता है, जो बोली बानी है, जो सामाजिक शैक्षणिक परिदृश्य है, जिसके लिए श्याम बेनेगल जाने जाते हैं और ऐसी कई फिल्मों के लिए यशपाल शर्मा जाने जाते हैं, इस पर बातचीत होगी। तो आइए मित्रों, हम लोग यशपाल शर्मा जी को सुनते हैं और उनके माध्यम से श्याम बेनेगल जी पर केंद्रित इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस बहाने श्याम बेनेगल जी के कुछ और पक्षों से भी हम अवगत हो सकेंगे। श्याम बेनेगल को हम आज यशपाल शर्मा जी की नजरों से भी देखेंगे। एक बार पुनः यशपाल जी का हार्दिक स्वागत है और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे कृपया अपनी बात आरंभ करें। आदरणीय यशपाल शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार अर्पण जी और सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और बड़ा ही एक सुखद अनुभव होने वाला है, क्योंकि मैं पहली बार श्याम बेनेगल जी के बारे में लाइव बात कर रहा हूं आज। और आपका भी साधुवाद कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा, बहुत जरूरी था। बहुत जब बड़े लोग जब चले जाते हैं दुनिया से, तब तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन यहीं रहते हुए उनका सम्मान क्यों ना किया जाए, उस तरीके की बातें क्यों ना की जाए जो जो हम जाने के बाद करते हैं। तो थैंक यू सो मच ये ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मैं श्याम बेनेगल जी की एक बात शुरुआत करना चाहूंगा उनकी पहली मीटिंग से। दरअसल मैं उनके ऑफिस में कई बार गया, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो पाती थी। बाहर से ही राजपायस थे, वो बोल देते थे कि अभी नहीं है, बाद में आना भी नहीं है, फोटो छोड़ जाओ। तो मैं बड़ा दुखी था। लेकिन मैंने तब तक एक गोविंद निहलानी जी के साथ एक फिल्म कर ली थी, 1084 की माँ, जिसमें मेरा छोटा सा रोल था। तो गोविंद निहलानी जी ने उसकी पार्टी रखी थी मनमोहन शेट्टी जी के घर पे। तो वहां पर प्रकाश झा वगैरह काफी सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए थे। तो गोविंद निहलानी जी ने मुझे मिलवाया श्याम बेनेगल जी से उस दिन। तो मेरी पहली मुलाकात वहां हुई थी। और मैं मतलब जो जो जिनका फैन रहा हूं, मैं सच बताऊं तो मैं सबसे बड़ा फैन सत्यजीत रे और श्याम बेनेगल का रहा हूं, गुलजार साहब का रहा हूं, जब मैं इंडस्ट्री में आया था। क्योंकि उनको देख करके, उनकी फिल्में या उनकी जो कथा सागर, उनकी कहानियां देख करके मुझे अभी तक याद है कथा सागर की वार्ड नंबर 6, जिसमें पंकज बेरी और इरफान खान थे। दो ही लोगों की एक पागल खाने की कहानी थी, जो एंटोन चेखव की लिखी हुई थी। मैं कभी नहीं भूल सकता। तो उन्होंने गहरी छाप छोड़ी है और डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने गहरी छाप छोड़ी है। और भी उनके साथ मैंने एक सबसे पहले एक सीरियल किया था, जो 2 एपिसोड का सीरियल था, रजित कपूर और मैं थे उसमें, दोनों भाई थे। और संक्रांति करके, जो दिल्ली के पास शूटिंग हुआ था गुड़गांव में। तो उनके साथ जो जो भी काम किए हैं मैंने, और या उनके जो जो भी काम देखे हैं, उनका इतना गहरा प्रभाव था कि मुझे लगता था कि उनके साथ बस काम जरूर करना है। तो बड़ी खुशी की बात कि मैं उन्होंने बुलाया मुझे और मैं गया। और तब कुदरती वो फिल्म बना रहे थे रघुवीर यादव
और बहुत सारे लोगों को लेकर रजित कपूर, किशोर कदम, राजेश्वरी सचदेव, सीमा विश्वास, बहुत बड़ी एक टीम थी। रवि झांकल साहब थे हमारे सीनियर, बहुत सारे लोग थे उसमें, और उसमें भी मेरी सिलेक्शन हुई एक रोल के अंदर, और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और मैंने सच में, वो मेरी दूसरी फिल्म थी इंडस्ट्री में, पहली गोविंद निहलानी जी के साथ, और मैंने अशोक मिश्रा जी ने लिखी थी, एक सच्ची घटना पर आधारित थी। किसी दलित के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है क्योंकि वो मंदिर गया था चुपके से, तो मंदिर जाने की इजाजत नहीं थी दलितों को, तो इस तरीके की एक कहानी थी। तो मैं उस घटना का जिक्र करते हुए ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि उनका मेरे जीवन में क्या प्रभाव है और उनका क्या अहमियत है मेरे जीवन में। तो मैं उनसे कभी भी पूछता नहीं कि क्या रोल है, मैं कभी पैसा नहीं पूछता कितना पैसा दे रहे हैं, मैं उनसे, उनके साथ बस जुड़ना चाहता था और जुड़ा, और मैंने काम किया। तो मेरे लिए ये बहुत कुछ लोग हैं जिन जो एक पूजा की तरह, या एक कर्म, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की तरह, कि यहाँ कर्म करना जरूरी है, उस तरीके से होते हैं। और बड़ी अच्छी टीम, सारे थिएटर के लोग, सारे एक्टर, या तो एनएसडी के या फिल्म एफटीआई के या थिएटर के लोग सारे, इस तरीके की टीम उनकी हमेशा बनती रही है। और समर में भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और रघुवीर यादव जैसे एक दोस्त पाए मैंने उस फिल्म के अंदर, जिनके साथ मेरा हमने काफी टाइम बिताया, काफी गाने भी सुनते थे उनके, बहुत अच्छा गाते हैं वो, और कमाल गाते हैं। जब जब आंख बंद करके जब गाते हैं तो अशोक मिश्रा जैसे मित्र मिले हमें। अशोक मिश्रा जी, क्योंकि उसके बाद भी अशोक मिश्रा जी की लिखी हुई 2 फिल्में और समर के बाद, वेलकम टू सज्जनपुर और वेल्डन अब्बा भी हमने की साथ में, श्याम बेनेगल जी के साथ ही। तो ये मेरा सौभाग्य रहा। बहुत ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त बात करते हुए उनके साथ काम को लेकर के। जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं इस बात को यशपाल जी, कि एक मतलब जीवित किंवदंती की तरह है श्याम बेनेगल, और भारतीय फिल्मों में उनका एक जितना बड़ा योगदान है, और जिस तरह के तमाम बड़े पुरस्कारों से वे सम्मानित हैं, कहीं ना कहीं वे पुरस्कार स्वयं उन्हें उनसे जुड़कर सम्मानित होते हैं। ऐसे में श्याम बेनेगल की हम फिल्मों को देखें, शुरुआती फिल्में हों या बाद की फिल्में हों, उनमें भारतीयता की जो खुशबू है, जो हमारे देश की जो मिट्टी की जो खुशबू है, वो बहुत ही सघन रूप में आती है। उसकी समस्याएं भी, उसके हास परिहास भी, खासतौर से जिन 3 फिल्मों में अगर समर को छोड़ दे तो बाकी जो 2 फिल्में हैं, वेलकम टू सज्जनपुर और वेल्डन अब्बा, में श्याम बेनेगल भी कहीं ना कहीं कुछ बदले हुए नजर आते हैं। उनका एक फिल्म डायरेक्टर एक नए रूप में दिखता है। तो समर में भी आप रहे हैं, जो उनका अपना एक मेन स्ट्रीम जो कह सकते हैं, जो जिसके लिए वे जाने जाते हैं श्याम बेनेगल, जिन फिल्मों के लिए, तो समर से भी आप जुड़े, और बाद की जो 2 फिल्में हैं वे खूब चली, उसका अपना एक महत्व है। और जो जिस तरह की हम अपने गांव की, समाज की, कस्बों में जो हम लालित्य ढूंढते हैं, वह सब वहां है। समस्याएं भी हैं, बिल्कुल जमीनी स्तर पर समस्याएं हैं, चुनाव से लेकर तमाम तरह के जो हथकंडे हैं वह सब है। गांव भी बदलते हुए रूप में आया है वेलकम टू सज्जनपुर में, जिसमें आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल भी है। तो उस फिल्म से जुड़े कुछ बातचीत करें यशपाल जी। वो बदले बदले से नजर इसलिए आए क्योंकि मेरे हिसाब से, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि डिजिटल जमाना आ चुका था, और काफी फिल्मों का ट्रेंड चेंज हो रहा था, और कॉरपोरेट आ गया था फिल्मों के अंदर, जिसमें प्रोड्यूसर्स के तौर पे, जो कॉरपोरेट के आने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई। क्योंकि मुझे याद है वेलकम टू सज्जनपुर यूटीवी की फिल्म थी। कॉरपोरेट एक है यूटीवी, जो था बहुत बड़ा एक फिल्में प्रोड्यूस करता था। तो मुझे लगता है कि श्याम बेनेगल जी ने अपने आप को बदला तो जरूर, लेकिन वो सेंसिबिलिटी को नहीं छोड़ा। वो सेंसिबिलिटी और वो कहानी की, या वो
वो जो एक गंध है मिट्टी की, उसको नहीं छोड़ा। कहीं ना कहीं वेलकम टू सज्जनपुर में आपने देखा होगा, गांव के बहुत ही कमाल कमाल की कॉमेडी भी कमाल थी, और बहुत ही व्यंग्यात्मक, अशोक मिश्रा जी ने कमाल की स्क्रिप्ट लिखी थी। और मुझे याद है हम बैठ करके डायलॉग पूछता था मैं कि इसका क्या मीनिंग, ये जोड़ जोड़ सकते हैं क्या, वो कर सकते हैं क्या। तो करते करते बहुत ही अच्छा एक रोल मेरा भी निकल के आया, और बड़ा मजा आया काम करके। इसी को कहते हैं टीम वर्क, क्योंकि बात में दम हो जब बात में दम हो तो उसमें पता नहीं कुछ ऐड करने का या वे करने का भी थोड़ा थोड़ा मन करता है कि यस, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ था। तो मेरे हिसाब से वक्त के साथ बदलना कोई गलत बात नहीं है, और जिस भूमिका या जिस मंडी जैसी फिल्मों के लिए श्याम बेनेगल जाने जाते हैं, और उससे थोड़ा सा अलग थी ये फिल्में, यू आर वेरी एब्सोल्युटली राइट। और उस तरीके के उन्होंने कास्टिंग भी, और कुछ लोग भी वो ऐसे थे, जैसे बोमन ईरानी, श्रेयस तलपड़े दोनों फिल्मों में मेन लीड में थे। तो बहुत ही एक अलग टाइप की कैरेक्टर के अनुसार उनकी कास्टिंग हुई, और उसके लिए उन्होंने जी जान से मेहनत भी की, और बहुत ही बढ़िया काम किया, क्योंकि मैं साक्षी रहा हूँ उस वक्त पूरी शूटिंग का। तो अर्पण जी, मेरे मेरे ख्याल से अगर कोई ऐसा बदलाव आता है और दुनिया बदलती है, तो उसको देखकर हल्का सा बदल जाना और थोड़ा सा ह्यूमर ले आना या कोई गलत नहीं है, लेकिन उस जड़ता को, उस सेंसिबिलिटी को, या उस जो आपकी जो पहचान है उसको खोए बगैर। तो इसलिए जी श्याम बेनेगल जी को सैल्यूट है, क्योंकि उन्होंने अपनी वो पहचान नहीं खोई इन फिल्मों में भी। बिल्कुल। और हमारे एक मित्र की प्रतिक्रिया भी आ रही है, किरण कुमार हम्म। मोदक जी लिख रहे हैं कि समर तो मैंने नहीं देखी, मगर वेल्डन अब्बा तो वास्तव में एक क्लासिक चित्रीकरण कहा जा सकता है। जी। तो इन हल्के फुल्के विषयों में भी जो हम अपने परिवेश को उभारते हैं और एक एक चरित्र पर जिन बारीकियों में मेहनत हुई है, तो वह तो अपने आप में कमाल की है। चाहे वो, अगर हम वेलकम टू सज्जनपुर की ही बात करें, तो आपका ही जिस तरह का चरित्र है, जो हमेशा अपने मामा को बाइक पे बिठाए हुए घूम रहा है और अपने दबंगई से वो सारे काम करा रहा है, और कैसे वो तार जुड़े हुए हैं कि अपने प्रतिद्वंदी को वो पाकिस्तान का जासूस बतला देता है, और कैसे चीजें बदलती हैं। तो जिस कहानी की बात आप कर रहे हैं, अशोक मिश्र जी ने जिस तरह से पटकथा लिखी है, तो और कुछ उस फिल्म से जुड़े कुछ और अनुभव हो तो बताएं, श्याम जी को हाँ, लेकर मैं या और। खैर इसमें रवि झाकल जी ने बहुत ही अद्भुत जी अभिनय किया था इसमें, एक किन्नर का, और जो इलेक्शन में खड़ा होता है और वो जीतता भी है। बहुत ही कमाल का अभिनय किया था उन्होंने, मेरे भी मतलब रोना आ गया था उनके वो देख करके एक स्पीच। तो और दूसरी बात, रवि झाकल जी मेरे वेल्डन अब्बा में हम दोनों का बहुत कमाल का एक बात रहा, जो मैं शेयर करना चाहूंगा, जो शायद आपने भी, किसी ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि फिल्म के अंदर वो चीज है ही नहीं। तो जी श्याम बेनेगल जी जब ये फिल्म बना रहे थे, तो मेरी एक शिकायत थी उनसे कि सर, हमारा रोल जो है ना वो इतना बढ़िया है नहीं इसमें। तो बोले ठीक है, तो तुम बना लो। तो हमने, रवि झाकल जी ने और मैंने अपना एक ट्रैक बनाया था, और बहुत कमाल का ट्रैक बन गया था वो, मतलब अपने आप में एक एक कॉमेडी फिल्म का मतलब वो था, ट्रैक था हम दोनों का, कि मैं उनको लूटता रहता हूँ और बीच बीच में पैसे लेता रहता हूँ, शादी करवाऊंगा, फिर मैं बुरके वाली फोटो दिखाता हूँ। बोले फोटो तो दिखाओ, तो मैं बुरके वाली फोटो दिखाता हूँ। तो बोले ये तो बुरका है। बोले हाँ, वो चेहरा नहीं दिखाते किसी को। तो उस तरीके से काफी कॉमेडी बहुत अच्छी निकल के आ रही थी। लेकिन श्याम बेनेगल जी ने हमें बोला था कि देखो, फिल्म अगर हो गई लंबी, और तो सबसे पहले मैं यही काटूंगा। तो मैं और रवि झाकर अगर सुन रहे हैं तो उनको भी हंसी आ रही होगी इस बात, क्योंकि क्योंकि हमारा रोल अच्छा खासा कट गया था उस फिल्म में, वेल्डन अब्बा में। मतलब आप समझिए, अगर हमने जितना किया है उसका 70% रोल हमारा कट गया था, क्योंकि वो कहानी कंटेंट से जुड़ा हुआ नहीं था, वो एक अलग ट्रैक था।
लेकिन कॉमेडी था तो इसलिए उनको बड़ा अच्छा लग रहा था कि अगर मतलब सब कुछ ठीक रहता है तो जरूर रखूंगा मैं इसको, बहुत अच्छा ट्रैक है। लेकिन फिल्म लंबी बनी थी, 3 घंटे से ऊपर हो गई थी, तो उन्होंने काफी फिल्म काटी, जिसमें से सबसे पहले हमारा बलिदान हमें देना पड़ा। लव कुमार जी आपको याद कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि यशपाल जी, लगान और गंगा जल में भी आपने बहुत प्रभावित किया था। बिल्कुल। शुक्रिया, शुक्रिया लव कुमार जी। मित्रों, यशपाल शर्मा जी एक समर्पित अभिनेता है और इनके संघर्ष से हम लोग परिचित हैं, हरियाणा, दिल्ली और मुंबई तक के इनके सफर से भी, और कैसे शुरुआत में इन्होंने धारावाहिकों के कई महत्वपूर्ण ऑफर को भी ठुकराया है, जबकि उस समय ये महत्वपूर्ण काम की तलाश में थे और संकट में भी थे। फिर भी अच्छी फिल्मों की उम्मीद में इन कामों को इन्होंने ठुकराया भी है, जिसमें अपने क्या नाम है उस उन मिश्र जी का, जिनका धारावाहिक सुधीर मिश्र जी। सुधीर मिश्र जी के एक महत्वपूर्ण धारावाहिक में केंद्रीय रोल को भी इन्होंने कहा कि नहीं, मैं फिल्म में ही करना चाहता हूँ जी। और 1084 की माँ और एक के बाद एक आप देख ही रहे हैं इनकी यात्रा को। एक अभिनेता के रूप में आपने देश के कई चुनिंदा और बड़े बड़ी फिल्मकारों के अच्छी साथ आपने काम। अगर ये बात अभी छेड़ी है तो मैं एक जस्ट छोटी सी एक बात जोड़ना चाहता हूँ हम अपने कैरियर के लिए, कि ये अभी मैं एक तमिल फिल्म कर रहा हूँ, अभी मैं मदुराई में, और तकरीबन 1.5 महीना मैं रहा हूँ। और तो इस फिल्म की डेट्स के साथ साथ मुझे एक विकी कौशल के साथ एक फिल्म मिली थी, तो मेरे सामने चॉइस थी कि मैं ये करूं या ये करूं, मैंने तमिल फिल्म चुनी। फिर मेरे पास एक अनुभव सिन्हा की एक फिल्म आई जो वो कर रहे हैं, जिसमें पंकज कपूर, राजकुमार राव और कुछ 4-5 मेन कैरेक्टर थे, उसका ऑफर आया। तो फिर मैंने वो भी नहीं, मैंने तमिल फिल्म चुनी। पता नहीं क्यों कई बार आपका अंदर की आवाज कह रही होती है। मुझे बोला उन्होंने कि तुम पागल हो, इतना कमर्शियल फिल्म विकी कौशल के साथ क्यों मना कर रहे हो? मैंने कहा देखो, पता नहीं मुझे, मेरा उसमें लीड रोल है और मैं सेटिस्फेक्शन की तरफ जाना चाहता हूँ। मैंने अभी बहुत सारे छोटे रोल कर चुका हूँ। तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी कहानी आपको इतनी रच बस जाती है पढ़ते ही, कि मुझे लगता है कि ये रोल मुझे ही करना है। और तमिल फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो मैंने जस्ट इसको जोड़ा आपकी उस बात से थोड़ा सा, कि क्योंकि अभी अभी जस्ट घटना घटित हुई है, तो मैंने कहा शेयर कर लेता हूँ। जी जी बिल्कुल। और मित्रों, प्लीज यह कैरियर। भी बतला दूं कि यशपाल शर्मा जी आज ही मदुरई से मुंबई लौटे हैं और संभवतः 3 दिनों के लिए लौटे हैं, वापस ये मदुरई जाएंगे 4 दिन के लिए। 4 दिनों के लिए। और यह श्याम बेनेगल जी के प्रति इनका अनुराग, इनका आदर, इनका स्नेह ही है कि वे आज ही कुछ घंटे पूर्व ही अपने घर पे पहुंचे हैं और अभी तरोताजा होकर उपस्थित हैं हम सभी के बीच एज यूजुअल। तो मैं यह पूछ रहा था कि आपने कई प्रकाश झाज समेत कई बड़े फिल्मकारों के साथ काम किया है, कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फिल्मों में काम किया है, जिसमें लगान है, गंगा जल तो खैर सामाजिक समस्या पर एक बेहतरीन फिल्म है ही, और जिसमें आपकी भूमिका भी एक बड़ी भूमिका कही जाएगी। तो जब उन फिल्मकारों से आप तुलना करते हैं श्याम बेनेगल जी की, तो किस तरह की बात पाते हैं, किस तरह की साम्यता और किस तरह का अंतर पाते हैं दोनों ही बात में, इन बड़े फिल्मकारों की अगर हम बात करें? जी जी देखिए, बहुत एक बेसिक फर्क तो एक यही है कि उनका प्रोजेक्ट करने का या मेकिंग का तरीका अलग है। उनके जो आपको प्रेषित करते हैं टेक्निकल रूप में और कहानी के रूप में, उसका तरीका अलग है, उसकी सोच थॉट प्रोसेस अलग है। क्योंकि प्रकाश झा, आशुतोष गवारीकर या और कुछ लोगों की बात करूं, जैसे सीमित अमीन, अब तक 56, इन इन लोगों की बात ऐसी है कि वो उतना डूबना, उसमें गहराई में जाकर के उसको उसमें नहीं जाना चाहते हैं जिसको हम आर्ट फिल्म का दर्जा देते हैं।
तो उसमें वो जाना नहीं चाहते हैं बहुत ज्यादा गहराई से, क्योंकि उनको उनको लगता है कि कमर्शियल भी उतनी ही हो। आजकल जैसे हो गया है, जिसको मैं भी मानता हूं कि सेंसिबिलिटी और कमर्शियलिटी को मिक्स होना चाहिए, और इतनी इतनी अच्छी फिल्म कमाई करनी चाहिए, लेकिन सेंसिबल भी उतनी ही होनी चाहिए। जैसे कि आजकल हो गया है, आर्टिकल 15 देख लीजिए, मुल्क देख लीजिए, या अवेयरनेस डे देख लीजिए, और बहुत सारी फिल्में जो आती हैं और हिट होती हैं, चाहे आयुष्मान खुराना की हो, राजकुमार राव की हो, या इतने बड़े स्टार ना होते भी कंटेंट, और क्योंकि उसका वे ऑफ प्रोजेक्ट अलग हो चुका है। और अभी तो आर्ट फिल्मों का और कमर्शियल फिल्मों का वो जो एक ब्लेंडिंग हो गई है, तो अभी वो दूरी खत्म हो गई है, क्योंकि कोई भी फिल्म आजकल हिट हो सकती है, कोई भी कहीं भी कैसे भी जा सकती है, उसमें कोई उसका कोई मापदंड नहीं रह गया है। तो श्याम बेनेगल जी की पहचान ही यही है, और उनकी पहचान रहेगी भी उसी वजह से कि वो चीजों को जैसे डडंग 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 डडंग, या मतलब सेंसेशनलाइज करके नहीं दिखाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा शब्द है, सेंसेशनलाइज करके नहीं दिखाना चाहते हैं। प्रकाश झा हो, या कोई भी हो, आशुतोष गोवारिकर हो, गंगा जल लगान की बात कर रहा हूं मैं, ये थोड़ा सा हाइप बना देंगे। अगर कोई चीज, कोई मोड फिल्म में ऐसा आया, तो म्यूजिक के साथ या स्लो मोशन के साथ या उसके साथ, तो ये चेंजेस हैं। लेकिन इस मामले में श्याम बेनेगल जी कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, मैं इस बात का कायल हूं, क्योंकि वो उसकी रियलिटी और उसका जो सहजता है कहानी की, वो कभी खोने नहीं देते हैं, और ना ही उसको वो भूलते हैं कभी। तो ये एक फर्क बहुत बड़ा मुझे नजर आता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों को आकर्षित करने के लिए अगर हम थोड़ा सा सेंसेशनल करते हैं, किसी किसी मोड को, किसी मूड को, या किसी एक कहानी में किसी कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है कि यहाँ पर ड्रामा चाहिए, तो करते हैं लोग, और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। मतलब ड्रामा इतना भी ना हो सिंघम, राउडी राठौड़ जैसा, क्योंकि वो साउथ इंडियन स्टाइल का ड्रामा है, जो कि, या जो अभी फिल्म आई थी ये सूर्य सूर्यवंशी, तो ये जो फिल्में हैं, ये बहुत हाई ड्रामे वाली फिल्में हैं। अगर इसमें से स्लो मोशन हटा दें, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा फिल्म के अंदर, क्योंकि स्लो मोशन ही इन फिल्मों की जान होता है। म्यूजिक, एक्शन, स्लो मोशन, और रिदम अलग होना, स्लो मोशन फिर एकदम फास्ट, फिर एकदम स्लो मोशन, इस तरीके की चीजों का खूब सारा ताना बाना बुन करके वो कहानी को बहुत वो करते हैं। लेकिन मैं अशोक मिश्रा जी को, अपने श्याम बेनेगल जी को, और बहुत से ऐसे डायरेक्टरों को, राइटरों को साधुवाद बोलता हूं कि उन्होंने अपनी पहचान उसी तरीके से बना रखी है, उसी सहजता, सरलता से अपनी बात कहने की। जी, हमारे साथ शेफाली चौबे जी भी जुड़ी हुई हैं। ये लिख रही हैं कि मैं भी खुशकिस्मत रही, मुझे भी श्याम बाबू की समर फिल्म में छोटा सा किरदार निभाने का अरे मौका वाह, मिला। क्या बात है शेफाली जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर के बहुत सालों बाद। जी, और तो ये एक बड़ी बात है मित्रों कि श्याम बेनेगल लगातार अपने आप को, मतलब मांझते भी हैं, अपने आप को प्रासंगिक भी बनाए हुए रखते हैं। जिन फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, इसके बाद अभी वो जिस जिस फिल्म के लिए ढाका में है, उनकी पूरी टीम वहां है, शेख मुजीबुर रहमान पर, वह भी एक बड़ी फिल्म है जिसमें दोनों सरकार भी इन्वॉल्व है। तो वह फिल्म भी श्याम बेनेगल जैसा फिल्मकार ही बना सकता है। यह भी हाल ही में संविधान की इतनी कड़ियां बनी राज्यसभा टीवी के लिए, जिसे आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, राज्यसभा टीवी के चैनल पर। तो वह सब भी एक बड़े महत्वपूर्ण काम है। तो कुछ और अपने शुरुआत के दिनों की बताएं यशपाल जी, जब आप शौकिया फिल्में देख रहे थे और श्याम बेनेगल की भी फिल्में देखी होंगी, तो बतौर एक्टर जब आप बन रहे थे, जब आप एनएसडी में थे, या उससे पहले की भी बात करें जब आप हिसार में थे, तो उनकी फिल्मों को देखकर आप में किस तरह के परिवर्तन आ रहे थे, या आप स्वयं कैसे बदल रहे थे? जी।
बिल्कुल मेरी मेरे ऊपर उनकी फ़िल्मों का, उनके सीरियलों का और उनकी कहानियों का जो भी करते थे वो टीवी पर या फ़िल्मों में मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं पता नहीं क्यों धर्मेंद्र की या बहुत कमर्शियल जो फ़िल्में थी मैं उनके ऊपर मेरी रुचि बहुत ज़्यादा नहीं थी। मैं देखता ज़रूर था लेकिन मेरी रुचि इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैं बहुत ही सहज जो रियलिस्टिक मुझे लगता था कि अरे बाप रे! ऐसी भी एक्टिंग होती है, ऐसी भी डायरेक्शन होती है, ऐसी भी फ़िल्में होती हैं। मुझे ये फ़िल्में देखकर ऐसा महसूस हुआ था और मुझे वो अपने ज़्यादा अंदर इंजेक्ट होती थी मेरे अंदर। जैसे मैं आपको एक अंतोन चेखव की कहानी मैंने ज़िक्र किया था कथा सागर में देखी, मुझे आज तक यहाँ छपी हुई है। इरफान खान एक डॉक्टर थे और पंकज बेरी एक पागल के रोल में थे और वो डॉक्टर को पता नहीं उस पागल की कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आता था और धीरे-धीरे वो उससे रोज़ मिलने आता था डॉक्टर और कहानी के अंत में क्या होता है कि इरफान खान पागल खाने में एडमिट हो जाता है क्योंकि वो अपना संतुलन खो बैठता है इतना सीरियस बातों उसकी उसमें मैं उस कहानी को भूल नहीं सकता इरफान खान की एक्टिंग और पंकज बेरी की एक्टिंग जो मैं कभी नहीं भूल सकता बहुत ही कमाल की एक्टिंग की थी दोनों वार्ड नंबर 6 नाम है उस कहानी का आपको भी यूट्यूब पे या कहीं पे मिल जाएगी जरूर देखने को मिल जाएगी तो इस तरीके से और भी उनकी जो या खासकर श्याम बेनेगल की नहीं जैसे लेकिन मालगुडी डेज था इस तरीके की कहानियां मुझे बहुत आकर्षित करती थी जो कि बड़े प्यारे से छोटी छोटी चीजें छोटी छोटी बातें होती थी लेकिन आपको अंदर तक हिला देती थी उसमें बहुत बड़ा हाई ड्रामा नहीं होता था लेकिन वो आपसे जुड़ाव जुड़ाव पैदा करती थी आपके साथ हमेशा और जुड़ी रहती थी और मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ श्याम बेनेगल जी की समर फिल्म हम कर रहे थे और रवि झांकल जी के साथ और हमारा एक सीन था राजेश्वरी सचदेव थी रवि झांकल थे मैं था और एक मेरी वाइफ बनी थी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ बड़ी अच्छे उनके हस्बैंड भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं क्या है मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ भट्ट करके भट्ट नाम था कुछ तो एक काफी 7 मिनट का एक लंबा सीन था जो कि एक ही टेक में मतलब एक ही शॉट में किया था कि कहाँ से शुरू करके और वैसे कहाँ से कैसे कैसे और खूब लंबा सीन मतलब एक टेक में हुआ था एक ही शॉट में तो मैंने हम लोगों ने वो सीन कर लिया था शनिवार का दिन था अगले दिन संडे था और बड़े दिनों बाद एक छुट्टी हमको मिल रही थी पूरी शूटिंग में एक छुट्टी मिले कल हम शूटिंग नहीं करेंगे कल रेस्ट कीजिए फ्रेश आराम से बढ़िया से सोइए खाइए पिए आराम से तो परसों सोमवार को शूटिंग होगी तो ये छुट्टी हो गई अभी शाम को पैकअप हुआ पैकअप के बाद डायरेक्टर साहब चले गए और रात बीच में बात हुई कि कॉस्ट्यूम वाले और हम लोग सब बात कर रहे थे मेरी वाइफ ने जो है वो झुमके पहनना भूल गई मतलब पूरी फिल्म में बाकी जगह झुमके थे और उस सीन में झुमके पहनना भूल गई और कॉस्ट्यूम वाले इतना डर गए कि हम कैसे बताएं कि इतनी बड़ी ये कोई छोटी कोई कमर्शियल फिल्म होती तो शायद अरे छोड़ना कौन देखता है ठीक है हो जाता लेकिन यहाँ इतना ख्याल रखा जाता है कंटिन्यूटी का और एक एक चीज का डिटेलिंग का बहुत ही कमाल मैं इस बारे में मतलब सैल्यूट करता हूँ बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके की डिटेलिंग का ध्यान रखते हैं तो वो बड़ी मुश्किल से किसी ने हिम्मत करके श्याम जी को बताया कि वो यशपाल जी की जो वाइफ है वो झुमके पहनना भूल गई हैं और कॉस्ट्यूम वालों को भी नजर नहीं गई तो श्याम बेनेगल जी ने सोचा 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 थोड़ी देर और बोले ओके कल की छुट्टी कैंसिल है कल वो सीन करके आएंगे दोबारा तो जी कल की छुट्टी कैंसिल हो गई गुस्सा नहीं किया बोले लेकिन यही सजा है छुट्टी कैंसिल अगले दिन हम आए हमने वो सीन किया आधा दिन लगा उस सीन को करने में क्योंकि कहीं भी छोटी सी भी गड़बड़ होती थी तो रीटेक होता था 7 मिनट बहुत छोटा नहीं होता फिल्म का 7 मिनट बहुत बड़ा हिस्सा होता है कई बार तो पूरे दिन में 1.5 मिनट 2 मिनट कर पाते हैं कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो बड़ी मुश्किल से तो इस तरीके से वो ये बात मैं आज तक भूल नहीं पाता हूँ और इसी सिलसिले में मैंने कुछ जगह और भी काम किया तो इन चीजों का बड़ा ध्यान रखा जाता है अब बहुत सजग हो गए हैं लोग कंटिन्यूटी को लेकर के चाहे और कंटिन्यूटी लोग जानते हैं कपड़ों की जेवरों की या बालों की ये इसकी कंटिन्यूटी कि मैं
कहाँ जख्म था, ये था, पिछले सीन में क्या था, उसमें क्या था। मैं कंटिन्यूटी, ये तो हो गई फिजिकल कंटिन्यूटी, और जो अच्छे डायरेक्टर होते हैं वो ध्यान रखते हैं मेंटल कंटिन्यूटी ऑल्सो, इंटरनल कंटिन्यूटी, कि पिछले सीन में क्या मूड था, क्या कैरी करके चल रहे हैं, आगे क्या होगा, इस सीन में क्या चेंज आया, पिछले सीन में क्या चेंज था, और वहां से यहां तक की जर्नी, और यहां से आगे तक की थॉट प्रोसेस, और उसकी सोचने की, या उसके सोच की वजह से उसके फिजिकल चेंजेस क्या हुए, पोस्चर जेस्चर में क्या चेंजेस आए। This is something else. This is actually a school of acting, which जो हमने सीखा है, जो जिस तरीके की स्कूल ऑफ एक्टिंग से हम लोग हम लकी हैं कि ऐसे लोगों के साथ काम करने को मिला है। बहुत सारे डायरेक्टर हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक खासियत है। तो श्याम बेनेगल जी तो खैर शीर्ष पे आते हैं बिल्कुल। जी साथियों, हम देख रहे हैं कि यशपाल शर्मा जी एक निर्देशक की बारीकियों पर बात कर रहे हैं, और श्याम बेनेगल जी का जो अपना स्टाइल है, जिसकी चर्चा कल रवि झांकल जी ने भी की, कैसे वे लोगों को जोड़ते हुए चलते हैं, अनावश्यक गुस्से से बचना, मगर जो काम करना है वह तो काम करना ही है। अभी एक फिल्म में जब उसके स्क्रिप्ट को लेकर के कुछ बातचीत उठी कि यह स्क्रिप्ट तो हमारे पास भी है या हमारी कहानी भी है, तो उस फिल्म को शुरू करने से पहले श्याम बाबू ने उनकी स्क्रिप्ट को भी खरीद लिया। तो अनावश्यक विवाद से बचने की भी उनकी एक प्रवृत्ति है, जिसकी ओर यशपाल शर्मा जी ने भी इशारा किया कि वे अपनी फिल्मों में किसी चीज को, किसी विषय वस्तु को सेंसिटाइज करने से बचते हैं, बहुत नहीं करते हैं, जितना आवश्यक हो उतना ही करते हैं, उसको अनावश्यक रूप से आरोपित नहीं करते हैं। तो एक जो खामखा का जो ड्रामा क्रिएट करने का कई बार एक कमर्शियल दबाव भी होता है, या किसी फिल्मकार की प्रवृत्ति भी होती है, उस उतार चढ़ाव के बीच दर्शकों को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की या जोड़े रखने की कोशिश भी होती है। लेकिन श्याम बेनेगल वह सारा काम अपने डायरेक्शन से, अपनी मंजी हुई स्क्रिप्ट से संभवतः करते हैं। शेफाली जी नाम बता रही हैं उनका, आमोद भट्ट। आमोद भट्ट नाम की आप भूल पत्नी गए। रूबी भट्ट। यस यस यस, थैंक यू शेफाली जी। जी, और कोई ऐसी बात याद आ रही हो आपको जो कहना चाहें? क्योंकि कई नहीं, लोग, बस मैं जी, कई लोग किसी का कोई सवाल है आपको, क्या? हाँ, मैं वो एक बार देख लूं। मैं देख रहा था अल्पना सुहासिनी कुछ लिख रही थी, हाँ, और नरेश चाहर जो कि, हाँ ये है, डॉक्टर अल्पना लिख अच्छा रही था। हैं कि यशपाल जी का अभिनय के साथ, यशपाल अभिनय के साथ निर्देशन में भी कमाल कर रहे हैं। जी, एक फिल्म तो इस, डायरेक्ट की है मैंने अभी। जी जी। हाँ, तो कुछ बताएं इसके बारे में भी, लोग जानेंगे तो अच्छा होगा। हाँ नहीं, खैर आज श्याम बेनेगल जी का सब्जेक्ट है, तो मैं अपनी दादा लक्ष्मी फिल्म है जो बस जल्दी से बता देता हूँ। दादा लक्ष्मी एक फोक आर्टिस्ट है, पंडित लक्ष्मी चंद, हरियाणा के बहुत पुराने, 100 साल से भी ज्यादा पुराने तब के उस वक्त के, जो कि फादर ऑफ फोक थिएटर कहा जाता है, जिनको, जो हमारी सॉन्ग परंपरा जो है वो उन्हीं की देन है, जो उन्हीं की वजह से आज इतनी स्ट्रांग है और रही थी कभी। बहुत कई मीलों मीलों से लोग पैदल चल के आकर के उनके सॉन्ग सुना करते थे। बहुत अध्यात्मवाद उन्होंने लिखा है, बहुत हर तरह के गाने लिखे हैं, गाए हैं, बहुत अच्छे सिंगर थे, उनकी आवाज की दुनिया फैन थी, उनका डांस कमाल का था, लड़की के रोल करते थे। तो उसके ऊपर एक फिल्म मैंने बनाई है अभी, और को प्रोड्यूस भी की है। तो बस अभी तैयार हो चुकी है, कई अवार्ड जीत चुकी है दुनिया में, और अभी रिलीज पे है वो, बस रिलीज जी करने की तैयारी है। ये ओमिक्रॉन का खतरा थोड़ा टल जाए तो मैं रिलीज करूंगा पक्का। जी, हार्दिक शुभकामनाएं इसके लिए आपको। शुक्रिया किरण शुक्रिया। कुमार मोदक जी की एक प्रतिक्रिया है कि मेरे हिसाब से श्याम बेनेगल जी एकमात्र फिल्मकार होंगे जो कमर्शियल सक्सेस के बिना पीछे भागे भी अच्छी फिल्में बनाते हैं, और यह भी कि बिल्कुल, मित्रों बहुत सटीक। उनकी फिल्में चलती भी हैं, और खूब चलती हैं, लोग पसंद करते हैं, और हर बार
वे किसी न किसी नए विषय को छूते हैं। अमूमन वे अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं, यह भी एक बड़ी बात है। किसी नए विषय के, चाहे उनके धारावाहिक हो, चाहे उनके फिल्में हो, डॉक्यूमेंट्री हो, हर बार किसी नए विषय के साथ, किसी ज्वलंत विषय के साथ आते हैं, और हास परिहास में जब आते हैं तो वहां भी कमाल करते हैं। ये अशोक मेहता जी उसी आपके नाटक की बात कर रहे हैं, तुगलक की बात कर रहे हैं अशोक मेहता जी, कि दादा ने नाटक तुगलक लीड रोल करके कमाल कर दिया उर्दू भाषा में। देख रहे हैं आप यशपाल जी? हाँ जी, हाँ जी, 4 करोड़ की लागत का नाटक में दादा जैसा कोई दादा हरियाणा के कलाकारों को हाइफा के माध्यम से बॉलीवुड में लेकर जा रहे हैं एनएसडी की तरह। क्या बात है अशोक मेहता जी, थैंक यू सो मच। आपका धन्यवाद, आपका प्यार है बहुत। आप भी बहुत सक्रिय रहते हैं। मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं ग्रुप में ज्यादा आ नहीं पा रहा हूँ। बहुत ही एक रोल ऐसे मिलते हैं ना, तो उसमें कंसंट्रेशन करना पड़ता है, कंसंट्रेट करना पड़ता है, क्या करूं। और मित्रों, यशपाल जी, हम देख रहे हैं कि कई हिंदी से बाहर की जो फिल्में हैं, तमिल फिल्में हैं और अन्य फिल्में हैं, उसमें भी जा रहे हैं। और यह एक अच्छी बात है कि वे महत्वपूर्ण रोल के लिए कुछ कहिए कि बिल्कुल सटीक रोल के लिए, या कुछ आगे लंबे समय तक याद किए जाने वाले रोल की तलाश में भी रहते हैं। इसलिए वे नाटकों में भी आते हैं, इसलिए वे कई ऐसी फिल्मों को छोड़ देते हैं जो उन्हें अपनी भूमिका के हिसाब से कमतर लगती हैं, और कई बार दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस की सिनेमा में भी चले जाते हैं। तो एक अच्छी चर्चा रही आपके साथ। और बिल्कुल, मैं ये तमाम लोग, लव कुमार जी के हाँ सवाल का जवाब दे दूं कि उन्होंने पूछा हाँ चंद्रावल जैसी फिल्म हरियाणा में कब आएगी, तो मैं हाँ उनको बता दूं कि अभी हरियाणा का स्वर्णिम दौर शुरू हो चुका है और हरियाणा में बहुत अच्छा सिनेमा बन रहा है आजकल। और ऐप भी खुल गया है, स्टेज ऐप, और जिसमें हरियाणवी ही सिर्फ सारे सब्जेक्ट हैं और सब कुछ है। चाहे गाने हो, चाहे फिल्में हो, चाहे शॉर्ट फिल्में हो, चाहे चुटकुले हो, चाहे बहुत सारी कहानियां हो, कविताएं हो हरियाणवी। तो इस तरीके से हरियाणा का स्वर्णिम दौर शुरू हो चुका है और बहुत लोग बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं। चाहे वो हरिओम कौशिक, जो बहुत अच्छा एक फिल्म मेकर है, एक्टर भी है, वो अच्छा काम कर रहा है इसके अंदर। रंजीत चौहान है, हमारे विश्वास चौहान है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। संदीप बासवाना है जो एक 16 दूनी 8, लेकिन टाइटल शायद अभी फाइनल नहीं है, लेकिन बहुत कमाल की फिल्म बनाई है उन्होंने, भी तैयार हो चुकी है। इसमें अशोक मेहता जी ने भी काम किया है और भी काफी लोग हैं उसमें। तो मुझे इंतजार है इन सारी फिल्मों का। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में कुछ तैयार हो चुकी हैं, कुछ की शूटिंग चल रही है और कुछ आने वाली हैं, जिसमें से एक मेरी फिल्म भी है दादा लक्ष्मी। तो होप फॉर द बेस्ट, अच्छा समय आएगा जी, बिल्कुल। और तो। चलिए, अच्छा लगा यशपाल जी थैंक यू कि सो आप मच, जुड़े। मुझे भी बड़ा जी अच्छा लगा आपके बहाने। कम से कम आज शाम जी को हम सार्वजनिक रूप से याद कर पाए। वैसे तो हमेशा याद करते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अर्पण जी, जी, और मेरी शुक्रिया। शुभकामनाएं। थैंक यू। तमाम सभी जुड़े हुए मित्रों को धन्यवाद। और साथियों, कल पुनः यह एकाग्र जारी है, और कल हम फिर एक नई कड़ी के साथ पुनः आएंगे और श्याम बेनेगल जी के जो विभिन्न पक्ष हैं उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्षमा उर्मिला जी, रितु सिंह जी, विनय सौरभ जी, शेफाली चौबे जी, लव कुमार जी, और विनय सौरभ, किरण कुमार मोदक जी, नरेश नरेश जी, और तमाम लोग जुड़े हुए हैं, अशोक मेहता जी, डॉक्टर अल्पना, आप रितु सिंह जी, आप सभी लोगों का, सोनू जी, और तमाम मित्रगणों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनकी टिप्पणियां मिल रही हैं और जो लगातार इस एकाग्र से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे साथ अभी नवीन कुमार नैथानी जी, प्रवीण कुमार जी, बंकिम जी, अम्बरीश त्रिपाठी जी, मंजरी सिन्हा जी, विनोद दास जी, विनोद शाही जी, और सभी लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी मित्रों का धन्यवाद इस एकाग्र को पसंद करने के लिए। कल हम पुनः एक नई शख्सियत के साथ आएंगे और श्याम बेनेगल जी के कुछ अन्य पक्षों पर बातचीत होगी।
उनसे जुड़े कुछ दूसरे संस्मरणों को भी सुनेंगे। आप लोगों का धन्यवाद।